जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं भारतीय नौसेना को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी सर ने कंफर्म कर दिया है कि भारत सरकार के द्वारा इंडिजिनस जो डेवलपमेंट है 2 न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स का, इसको अप्रूवल दिया जा चुका है। ये एक सिग्निफिकेंट मूव है जो कि भारतीय नौसेना की कैपेबिलिटी को काफी ज्यादा बूस्ट देगा और इससे जो कॉन्फिडेंस है वो भी काफी ज्यादा बढ़ेगा। और इस पर बात करते हुए एडमिरल त्रिपाठी सर ने कंफर्म कर दिया है कि जो प्रोजेक्टेड टाइमलाइन है एसएसएन की डिलीवरी की, ये तकरीबन 2036 से 37 की है। यानी जो पहली न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन है ये भारतीय नौसेना को 2036 से 37 के बीच में मिलने वाली है। हालांकि जब ये टाइमलाइन बताई गई तो उस समय माना गया कि ये काफी रियलिस्टिक टाइमलाइन है, क्योंकि जाहिर सी बात है सबमरीन डेवलपमेंट प्रोग्राम में इतना समय आराम से लग जाएगा। लेकिन इसका एक बड़ा बेनिफिट भी है। जैसे ही फर्स्ट एसएसएन का इंडक्शन होता है तो जो दूसरी होने वाली है ये 2 वर्ष के अंतर्गत डिलीवर कर दी जाएगी, भारतीय नौसेना की कैपेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए। भारतीय नौसेना प्रमुख ने यह भी कहा कि ये सबमरीन्स बहुत ही ज्यादा एडवांस होने वाली हैं, क्योंकि इसमें जो पब्लिक और प्राइवेट एंटिटीज हैं इनके बीच में एक बड़ा कोलैबोरेशन देखने को मिलेगा और जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो भी हमें देखने को मिलने वाली है। इनको स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से इक्विप किया जाएगा और ये घातक हथियारों से भी इक्विप्ड होंगी। इसका सीधा उद्देश्य यही है कि भारतीय नौसेना की जो कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाया जा सके। अब यहाँ पर आपको एक चीज पता होना चाहिए कि जो न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स होती हैं ये कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर हम इनको कंपेयर करें कन्वेंशनल सबमरीन से, तो उनको आमतौर पर सरफेस होना पड़ता है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। लेकिन जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन होती है ये एक लंबे समय तक सबमर्ज रह सकती है और साइलेंटली पानी के नीचे ऑपरेट कर सकती है और एक मैसिव पेलोड को कैरी करने में सक्षम होती हैं, जिससे बिना दुश्मन को पता चले उनके घर में तबाही मचाई जा सकती है। और यही कारण है कि भारतीय नौसेना इस समय सबमरीन प्रोग्राम पे काफ़ी ज़्यादा प्राथमिकता दे रही है। सिर्फ यही नहीं, प्रोजेक्ट 75 हो या प्रोजेक्ट 76 हो, इन सारे प्रोग्राम को काफ़ी गंभीरता के साथ लिया जा रहा है। और अगली बड़ी भी भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। दोस्तों, भारतीय नौसेना का जो पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है आईएनएस विक्रांत, वो ऑपरेशनल हो चुका है, कमीशन किया जा चुका है। लेकिन अब यहाँ पर जो काम चल रहा है वो सेकंड इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर पे चल रहा है, जिसको संभावित नाम आईएनएस विक्रांत से ही जुड़ा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज जो अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है कि इसको पावर करने के लिए किस इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि इसमें हम जनरल इलेक्ट्रिक के LM2500 इंजन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अब एक नई रिपोर्ट सामने आई है जो इस तरफ इंगित कर रही है कि शायद अब भारत का जो एक ट्रांजिशन है वो हमें अमेरिकन इंजन से जो रॉयल्स रॉयस के इंजन है इनमें देखने को मिल सकता है। जी हाँ, रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि एक बड़ा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमें IAC-2 में देखने को मिलेगा, जहां पर नेवल प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी में एक बड़ा बूस्ट हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें एक इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम, जिसको IEPS के तौर पर जाना जाता है, इससे पावर किए जाने की बात की जा रही है, जो कि रोल्स रॉयस के द्वारा बनाया जाता है। और ये इंजन कोई और नहीं है बल्कि MT-30 इंजन होने वाला है। ये एक नेक्स्ट जनरेशन propulsion सिस्टम होगा जो कि ग्लोबल एडवांसमेंट को ध्यान में रखते हुए जो हमारा प्लान है उसको अलाइन करेगा। और अभी तक जैसा कि आपको पता है कि इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर 1 यानी आईएनएस विक्रांत में 4 LM2500 इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि तकरीबन 88 मेगावाट की जो पावर है वो जनरेट करते हैं या डिलीवर करते हैं, और 28 नॉट्स की जो टॉप स्पीड है वो उनके द्वारा डिलीवर की जाती है। लेकिन अगर हम रोल्स रॉयस MT-30 की बात करें तो ये दुनिया के सबसे ज़्यादा पावर डेंस मरीन गैस टर्बाइन इंजन में गिने जाते हैं, और ये IAC-2 का जो IEPS है उसकी बैकबोन माने जाएंगे। अब जो MT-30 इंजन है ये ऑलरेडी एक एक्सेप्शनल पावर आउटपुट वाला इंजन है, और ये एक प्रूवन इंजन है जो कि अलग अलग प्लेटफॉर्म या यूँ कह रहे एडवांस प्लेटफॉर्म जैसे कि रॉयल नेवी की HMS क्वीन एलिजाबेथ और HMS प्रिंस ऑफ वेल्स को पावर करते हैं। और ये एयरक्राफ्ट कैरियर बेसिकली MT-30 का इस्तेमाल करते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम के साथ में देखने को मिलता है। इससे जो ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जो नॉइज़ है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाती है, और जो एफिशिएंसी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि अब भारत इसी इंजन की तरफ जा सकता है। जैसा हमने पहले भी कहा था कि भारत और रशिया के बीच में जो Su-57 फैलन है इसको लेकर बातचीत हो सकती है, और अब कहीं ना कहीं वो अनुमान सत्य होता प्रतीत हो रहा है, क्योंकि स्पुतनिक इंडिया की अगर हम रिपोर्ट की बात माने तो स्पुतनिक इंडिया के रिपोर्ट में एक के बाद एक जो Su-57 के समर्थन में पोस्ट है वो हो रही है। आपको बता दें कि पहले भी रिपोर्ट में ये कवर किया गया था कि जब रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर होंगे तो जो Su-57 फैलन और दूसरे जो एयरक्राफ्ट है जो भारत को ऑफर किए गए हैं इनको लेकर बातचीत हो सकती है। अब स्पुतनिक इंडिया ने बाकायदा Su-57 को लेकर के अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कुछ थ्रेड्स शेयर करे हैं, जहां पर उन्होंने Su-57 फैलन की जो कैपेबिलिटीज हैं उन पर चर्चा करी है।
आपको बता दें कि इस समय स्पुतनिक इंडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत SU-57 फैलन जैसा जो स्टेल्थ फाइटर है वो ढूंढ रहा है। और स्पुतनिक इंडिया की रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि इस समय फिर दो ही एक्टिव ऑप्शन है भारत के पास कि या तो भारत रशिया की तरफ जाए या फिर यूएस से जो स्टेल्थ फाइटर्स है उनको प्राप्त करे। लेकिन एक चीज अलग है, आपको जानना जरूरी है कि जो SU-57 फैलन है ये भारत को पहले भी ऑफर किया गया था, जबकि F-35 के केस में मामला उल्टा है। F-35 अभी तक भारत को ऑफिशियली ऑफर किए नहीं गए हैं, इसलिए ये कहा नहीं जा सकता कि डील कभी फाइनलाइज होगी या नहीं। लेकिन SU-57 का जो ई वेरिएंट है ये भारत के लिए ऑफर किया गया है, जहां पर स्पुतनिक इंडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि ये इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट्स को भी एक्वायर कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर हम बात करें रिपोर्ट की, तो यहाँ पर हवाला दिया गया है कि भारत और रशिया के जो आपसी संबंध है ये दशकों पुराने हैं। फिर चाहे MiG-21 हो, MiG-27 हो या फिर MiG-23 हो या फिर Su-30 MKI या MiG-29 जैसे प्रोग्राम हो, भारत ने हमेशा रशियन प्लेटफॉर्म्स पर भरोसा दिखाया है और इन्होंने भारत को निराश बिल्कुल भी नहीं किया है। लेकिन अब क्योंकि भारत को FGFA की तलाश है और भारत और रशिया की जो मित्रता है ये पहले से काफी प्रगाढ़ है, भारत का अनुभव काफी अच्छा है, तो SU-57 फैलन जो है इस आपसी संबंध को एक नया आयाम दे सकता है। और आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि पहले भी रूमर्स में कहा जा रहा है कि SU-57 फैलन एरो इंडिया का हिस्सा बन सकता है और इसको लेकर भारत से जो बातचीत है वो भी हो सकती है। आपको क्या लगता है, मौजूदा सिनेरियो को देखते हुए भारत को SU-57 की तरफ जाना चाहिए या नहीं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। जब बात एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की होती है तो एक प्रश्न हम सबके मन में कई बार आता है कि आखिरकार जो एमका है इसकी एक्चुअल टाइमलाइन क्या है, इसका रोल आउट कब होगा और भारतीय वायुसेना को ये कब तक मिलेंगे। इस पर बात करते हुए DRDO के फॉर्मर चीफ डॉक्टर जी सतीश रेड्डी सर ने कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां करी हैं। एक सभा को संबोधित करते हुए मद्रास में डॉक्टर जी सतीश रेड्डी सर ने कहा कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का जो रोल आउट है वो आपको 2026 के अंत तक देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम को ऑलरेडी प्रोडक्शन क्लियरेंस मिल चुकी है, यानी कि जो प्रोटोटाइप डेवलपमेंट है इसके लिए जो फंड्स हैं ये इशू किए गए हैं और ऑलरेडी इस पे युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। डॉक्टर रेड्डी सर ने यह भी कहा कि एसिलरेटेड टाइमलाइन को लेकर उनके कॉन्फिडेंस के पीछे का एक कारण है। उन्होंने कहा कि एमका प्रोग्राम के लिए तेजस प्रोग्राम के लिए विकसित किया गया जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि कई दशकों के बीतने पर DRDO ने और HAL ने मिल करके ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स को विकसित कर लिए हैं जो कि इस प्रकार के एयरक्राफ्ट के निर्माण के लिए काफ़ी ज़्यादा होते हैं ज़रूरी। और इसके अलावा जो टेक्नोलॉजिकल नो हाउ है इसकी फाउंडेशन भी रखी जा चुकी थी और हमारे पास जो एडवांस टेस्टिंग फैसिलिटीज़ है ये भी उपलब्ध है। हमारे पास सप्लाई चेन नेटवर्क्स भी हैं जो कि एमका प्रोग्राम के समर्थन में बात करते हैं। उन्होंने कहा कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारत का एक विशेष प्रोग्राम है। यहाँ पर कोशिश ये की जा रही है कि एमका में किसी प्रकार की कमी को ना छोड़ा जाए। पहली उड़ान की जहां तक बात रही तो वो 27 के अंत तक या 28 की शुरुआत तक एक्सपेक्ट की जा रही है कि एमका हमें जो हवा में उड़ान भरता दिखाई पड़ेगा। अब एमका की अगर हम बात करें तो ये भारत को 2 फेजेस में मिलने वाले हैं भारतीय वायुसेना को। पहला फेज होगा एमका मार्क 1 जो कि जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन से पावर्ड होगा। दूसरा होगा एमका मार्क 2 जो कि स्वदेश निर्मित 110 किलोटन का जो थ्रस्ट क्लास का इंजन है उससे पावर्ड होंगे और ये दोनों एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना की ताकत को कई गुना ज़्यादा बढ़ाएंगे। लेकिन अब देखते हैं या देखने वाली बात होगी कि एमका हमें एक्चुअली कब तक देखने को मिलता है, क्योंकि अभी तक जेट इंजन डील भी फाइनलाइज नहीं हुई है। यानी F414 इंजन की जहां तक बात रही तो इसकी डील भी अभी तक फाइनलाइज नहीं की जा सकी है। और आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।